हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हवाले से। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने कैथोड रेज को डिस्कवर किया और इसी की मदद से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। इलेक्ट्रॉन पर बात करने से पहले हम एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अगर हम ओल्ड कंसेप्ट के बारे में बात करें या पुराने साइंटिस्ट के बारे में बात करें या पुराने फिलासफर्स के बारे में बात करें तो उनके मुताबिक एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। उनके मुताबिक जो हमारा मैटर है, दुनिया जो तमाम की तमाम दुनिया मैटर से मिलकर बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना है। यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है वो एटम है। लेकिन जो नए साइंटिस्ट आए 19वीं सेंचुरी के अंदर, उन्होंने जो रिसर्चेस की उनसे ये मालूम हुआ कि एटम इज डिविजिबल। यानी एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है इनटू इट्स सब कंपोनेंट, और उन सब कंपोनेंट्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डियर फ्रेंड्स, 19वीं सेंचुरी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1932 के अंदर ये मालूम हुआ कि एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है जो कि फर्दर अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अब अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो दे आर 3 इन नंबर। नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे है प्रोटॉन्स और नंबर 3 में है न्यूट्रॉन्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम एक सेंटर पार्ट पर मुश्तमिल है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, 19वीं सेंचुरी के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स जिन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन से पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब की, तो ये ट्यूब असल में एक
गिलास ट्यूब पर मुश्तमिल है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप इंसर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप के अगर हवाले से हम बात करते हैं तो ये पंप इस वजह से लगाया गया है कि एक्सपेरिमेंट के वक्त अपनी डिज़ायर के मुताबिक एक्सपेरिमेंटर इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन कर सके, यानी टू मेंटेन प्रेशर। एक्सपेरिमेंटर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको प्रेशर को मेंटेन कर सके। थर्ड हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में एक हमारे पास है कैथोड, जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, और सेकंड है हमारे पास एनोड, जो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में फर्दर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास मेटालिक वायर्स, प्लेट और रॉड्स को कहा जाता है। जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कैथोड है ये हमारे पास वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एनोड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास एक हाई वोल्टेज सोर्स मौजूद है जिसकी वोल्टेज अप टू 5000 टू 10,000 वोल्ट है। नेक्स्ट अब हम इसके मेन मटेरियल की बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, वेपर्स, एयर और वेपर्स प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह वर्क को परफॉर्म करती है। तो विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को हम देखते हैं, हाई वोल्टेज एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। जब विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वोल्टेज को हाई रख दिया, यानी उसने 5000 वोल्ट्स की वोल्टेज अप्लाई की और प्रेशर को उसने जो उस ट्यूब के अंदर उस वक्त था बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो उस वक्त उसने देखा कि नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हो रहा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की भी बात कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज हमारे पास, डिस्चार्ज को हम इस तरह समझ सकते हैं, लाइक जिस तरह आसमान के अंदर क्लाउड्स आपस के अंदर जब कोलाइड होते हैं तो लाइटनिंग सी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। लाइटनिंग समझ सकते हैं आप। तो उस लाइटनिंग को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ लाइटनिंग प्रोड्यूस नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके अंदर उसने वेरी हाई वोल्टेज
एंड लो प्रेशर। जब विलियम क्रूक्स ने वोल्टेज को मज़ीद बढ़ा दिया अप टू 5000 टू 10,000 वोल्ट्स, और प्रेशर को ऑर्डिनरी प्रेशर से यानी टेम्परेरी प्रेशर से रिड्यूस करते हुए 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिड्यूस किया, तो विलियम क्रूक्स ने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो हो रहा है। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। लाइटनिंग प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इस तरह कैथोड ट्यूब के अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस्ड होने लग गया। उसने क्या किया, अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी ट्यूब के अंदर। जब उसने वोल्टेज को हाई कर लिया, वेरी हाई वोल्टेज यूज की एंड वेरी लो प्रेशर, प्रेशर को मजीद कम कर लिया। वोल्टेज को उसने 10,000 वोल्ट ट्यूब को प्रोवाइड की, कैथोड्स को, इलेक्ट्रोड्स को, और प्रेशर को उसने 0.1 से रिड्यूस करते हुए 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रोवाइड कर लिया। तो विलियम क्रूक्स ने देखा ग्लो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। और जो ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, वो उसके अंदर डार्क स्पेसेस, सारी डार्क स्पेसेस हो गई। एट दैट टाइम विलियम क्रूक्स ने देखा कि जो कैथोड और एनोड हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हाई हो गई। और उसने देखा कि कुछ रेस हैं जो हमारे पास कैथोड से आ रही हैं और एनोड की बैक साइड के ऊपर एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी एक चमक प्रोड्यूस कर रही हैं, लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रही हैं। तो उसने इन वेव्स को कहा कैथोड रेस, एक चमक प्रोड्यूस कर रही हैं। तो उसने कहा यहाँ पे कुछ रेस हैं जो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, यानी प्रोड्यूस लाइटनिंग ऑन द बैक ऑफ एनोड। तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ जरूर कोई या कोई क्या है, रेज मौजूद हैं। उसके बाद फिर 1886 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गोल्डस्टाइन, जिन्होंने इन रेस को नाम दिया कैथोड रेस। इन्होंने सोचा कि ये रेस कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इनको कहा जाए कैथोड रेस। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुई, इन्हीं कैथोड रेस को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जज किया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था
जी जे स्टोनी। जी जे स्टोनी का कंप्लीट नाम था जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी, जिन्होंने क्या किया, इन रेस को नाम दिया इलेक्ट्राइन। जॉर्ज जॉनस्टन जॉस्टोनी ने इन रेस को नाम दे दिया इलेक्ट्राइन का 1874 के अंदर। जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी ने 1874 के अंदर इन रेस को इलेक्ट्राइन का नाम दे दिया और बाद में इस इलेक्ट्राइन को ख़त्म करके 1891 के अंदर उसको मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया, चार्ज टू मास फाइंड किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।